हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने बहुत ही प्यारे खूबसूरत यूट्यूब चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत किया करते हैं। और अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हों तो आप लोग अपने YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, जो हाई स्कूल की केमिस्ट्री है, 10th की केमिस्ट्री है, उस 10th की केमिस्ट्री का मैंने क्या किया था, पहला पार्ट आपको कल प्रोवाइड किया था, लेकिन कल किसी कारण बस आपको वो पार्ट नहीं दिया जा सका, दूसरा वाला। आज हम आपको दूसरा पार्ट दे रहे हैं, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाएं। और अगर इस पार्ट को आप देखना चाहते हैं, सब और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप पहले पार्ट फर्स्ट को अवश्य देखें। ये बात आपको लिए बहुत ही जरूरी है, जान लीजिए। तो हम सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ये क्लास 10 की केमिस्ट्री है, उस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का ये पार्ट सेकंड आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने क्या कर रखा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, ये आप जानते हो। मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, इन चीजों को आप वहां से जरूर देखें, तभी आपको इस लेक्चर को देखने का अधिकार है। आज हम देखिए इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण। ये आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? रासायनिक समीकरण। आप साइड पे यहाँ पे नोट्स आपके पास है ही, उस नोट्स में किनारे साइड पे यहाँ पे हेडिंग लगाइए, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ करता है, इस चीज को अगर आप जाने, तो मैंने जब कल बताया था कि जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा परमाणु आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हो, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे आपने क्या नाम दिया था, उत्पाद आपने नाम दिया था। तो इस चीज को तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को उनके अणुसूत्र या प्रतीक, भाई सभी जितने भी यौगिक होते हैं सबका अणुसूत्र होता है, अगर तत्व है या परमाणु है तो उसका एक प्रतीक होता है। भाई अगर हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सबका सूत्र लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। यहाँ शब्दों की बात बहुत कम मायने होती है, जिस भाषा की जानकारी हम ले रहे हैं उसी भाषा में उसको लिखना भी जरूरी होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद यदि उनके प्रतीक एवं अणुसूत्र से लिखा जाए तो प्राप्त समीकरण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद को यदि उनके अणुसूत्र एवं प्रतीक द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है, चिन्हित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहा करते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। पहले इसकी डिफिनेशन हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, क्या मैंने लिखा भैया, अभिकारक रिएक्टेंट एवं उत्पाद, क्या लिखा हमने, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीक एवं अणुसूत्र या आणविक सूत्र, ये चीज ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीक एवं किससे, अणुसूत्र से व्यक्त करने पर या लिखने पर
व्यक्त करने पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखने पर, व्यक्त करने पर प्राप्त समीकरण को ही, प्राप्त समीकरण जो लिखेंगे, जो प्राप्त होगा समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस इतनी गजब की डिफिनेशन आपको देखने को मिल रही होगी। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को, केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट बाय दीज सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इक्वेशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये इंग्लिश में है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीक एवं अणुसूत्र से व्यक्त करने पर प्राप्त समीकरण ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये हमारी एक छोटी सी डिफिनेशन आपके लिए समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। और हाई स्कूल की जो केमिस्ट्री है, ये बेसिक आपको दे रहा हूँ एकदम, जहां से अगर कोई बच्चा शून्य से रहेगा तब वो शिखर तक जा सकता है, ये बात ध्यान दीजिए। अब उसके बाद जैसे मैंने उसमें एक उदाहरण उस दिन लिया था, क्या लिया था मैंने? जैसे कहा था मैंने उसमें सोडियम है ये। अब मैंने कहा था इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराए थे आपस में? ऑक्सीजन के साथ। और अब आपको मिला क्या था यहाँ पर बताइए? सोडियम ऑक्साइड मिला था। क्या मिला था आपको? सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए हमने यहां जो सोडियम लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है और सोडियम ऑक्साइड लिखा है, दे आर नॉट सिंबल, ये प्रतीक नहीं, हमने शब्द में लिख दिया भैया, ये ना तो अणुसूत्र नहीं लिखा हमने। लेकिन अगर हम इन सभी का हम अणुसूत्र लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, तो एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा। और वही इक्वेशन क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। वही इक्वेशन क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे अब सोडियम का सिंबल आपको मैंने मालूम है, 9th में पढ़ा जाता है, क्या होता है? Na होता है। और ऑक्सीजन जानते हो क्या होती है? O2, गैस है नहीं। और उसके बाद आपका सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड फार्मूला बनाना मैंने सिखाया ही है, आपको फार्मूला आना चाहिए। अब ये किसका फार्मूला हुआ? सोडियम ऑक्साइड का। अब आप इसको अगर बैलेंस करेंगे तो अभी यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ 4 कर दीजिए, और ये 2 है, ये 2 यही है। अब इस इक्वेशन में आप लोग देखिए, ये है सोडियम, ये है ऑक्सीजन का सिंबल, और ये है सोडियम ऑक्साइड का। तो जो ये आपको प्राप्त हुआ, ये जो आपके सामने है, यही आपका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब बताइए, हमारी समझ में आ गई होगी आपको। इसी को क्या कहते हैं राजू? रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीक से व्यक्त करने पर जो प्राप्त समीकरण होता है, उसी प्राप्त समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हमारे सामने, जैसे मैंने सोडियम कहा, यहाँ सोडियम मैंने लिख दिया। अब ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिया, और सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला Na2 होता है, तो ये मैंने लिख दिया। और ये जो संख्या आगे लगाई गई है 2, यहाँ पे 4 लगाया गया, स्टारवेटिव गुणांक है ये, और इसी से हम लोग क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इतनी चीज तो अब आपको कंफर्म हो गई। अब हम एक चीज ये बताया किया करते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, और एक क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? पहली चीज तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि समीकरण को हम बैलेंस क्यों करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, इसकी भी बात आपको बता दे रहा हूं। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? आपने लोगों ने पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? जैसे अगर हमने भी भोजन ग्रहण किया तो हमारे शरीर से जो एनर्जी निकल रही है वो परिवर्तित हो रही है। अभी आप दौड़ते हो तो आपके शरीर में जो पेशी ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा बदल जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सीधा सा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है।
एनर्जी कैन नॉट क्रिएट एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय बट इज चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जान लीजिएगा, ऊष्मा जो होती है इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊष्मा का ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और एकदम वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान को या द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि इसे भी एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। लेकिन यहां हमारा जो रेफरेंस है, इसको इस रेफरेंस में हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब जितना अभिक्रिया के पहले ये अभिकारक का द्रव्यमान है, अगर अभिक्रिया हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उस अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद का भी द्रव्यमान उतना ही होता है। यही उन्होंने सीधा सीधा कहा था। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, तो आप जवाब दिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, होता है। अतः इक्वेशन में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए और उसी संख्या को बराबर करने के लिए ही हम समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ये तो मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए बताया, सारी बातें आपको धीरे धीरे डिटेल में मिलती रहेंगी। तो चलिए नीचे ध्यान दीजिए, इसको आप कॉपी में इतना लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिख दिया है। ये जो मिला है ये क्या भैया? रासायनिक समीकरण। आइए, आपको बहुत मजा आएगा, आप खुशी से इसको पढ़िए और आराम से कॉपी में नोट्स बनाइए, लिखिए और इसको रिवीजन कीजिए, तब आपके लिए बेटर होकर कार्य हो रहा है, जान लीजिए। अब यहां हम लिखते हैं, अगली हेडिंग होगी संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। अब संतुलित समीकरण की हम बात करेंगे तो इसको एकदम सीधा सीधा आपको बता रहे, ध्यान दीजिए। वह रासायनिक समीकरण, दीज आर केमिकल इक्वेशन, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों या अभिकारक की तरफ वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की तरफ एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहा किया करते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, कर दिए और अच्छा सरल कर दें, अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ, ध्यान सुनिए ना, अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या, अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है, एक जैसी होती है। ये ध्यान दीजिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। कैसा समीकरण कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। और फिर ध्यान दीजिए, यदि या इसी के आगे चाहे लिख दीजिए, इसको आगे बना दीजिए। अब जैसे मैंने बता दिया कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वो कैसा समीकरण कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। बराबर होती है संतुलित समीकरण कहलाता है।
और दूसरा जैसे इसका उदाहरण लिखना चाहे भी लिखे जो थे 4Na प्लस O2 चेंजेस टू Na2O। अब इस समीकरण में काफी बच्चे सोचते होंगे कि हम कैसे चेक करें कि हमारा जो ये इक्वेशन है बैलेंस संतुलित समीकरण है कि नहीं है। तो आप देखिए यहाँ कितना सोडियम है, इस तरफ काउंट कीजिए 4 सोडियम है। यहाँ भाई एक पूछ नहीं देता तो एक माना जाता है, ये 4 सोडियम है। इधर देखो यहाँ 2 है, ये 2 से नीचे यहाँ पे भी 2 दूना 4 सोडियम इस तरफ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो ये कैसा समीकरण है? संतुलित समीकरण है, ये आप जान लीजिए। और जो दूसरा होता है, इसको लिए अलग कर दे रहा हूं, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण एकदम इसी का उल्टा, जहां ये लिखे बराबर होती है वहीं कर दोगे बराबर नहीं होती है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, वह रासायनिक समीकरण, दीज आर केमिकल इक्वेशन, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ, जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है या असमान होती है। बस वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। यह इसका मतलब है। अब जैसे मैंने इसी को भी लिख दिया जैसे Na प्लस मैंने लिख दिया O2, अब चेंजेस क्या कर दिया मैंने Na2। बस अब आप इसमें खुद देख लीजिए, इधर 1 सोडियम है, इधर 2 सोडियम है, बराबर है नहीं। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, बराबर है नहीं। तो ये हमारा कैसा समीकरण है राजू? इसके आगे क्या लिख सकते हो? असंतुलित समीकरण। ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। देखो इसमें सोडियम की संख्या इस तरफ है और इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या है, तो ये सोडियम जो ऑक्साइड बना ये क्या कहलाएगा? असंतुलित समीकरण कहलाएगा। तो ये जो आपकी दोनों इक्वेशन है आपको कंफर्म हो जाएगी। संतुलित समीकरण का मतलब वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर या समान नहीं होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। और वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, अब आप खुद इसमें देख लीजिए, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आपसे जैसे हम कहें कि इस समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो समीकरण को संतुलित करना आवश्यक किस लिए होता है? इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा कॉपी में, जवाब दे रहा हूं। और सभी बच्चों से बता रहा हूं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का ये फर्ज है कि आप अपने फ्रेंड्स को इस चीज को बताइए, नहीं तो जान लीजिए सब लोग पीछे हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। और ये ध्यान दीजिए कि जैसी क्लास अभी चल रही है ऐसी क्लास आपको मिलेगी नहीं दोबारा कभी देखने को। अब फिर आपको बता रही है, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा समीकरण को ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्यों संतुलित करना
ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। आवश्यक, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। समीकरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि इक्वेशन को बैलेंस किया जाए? तो मैंने अभी बताया था, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिक्रिया के पूर्व तथा अभिक्रिया के बाद अभिकारी पदार्थों का, अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का तथा अभिक्रिया के बाद उत्पाद का, दोनों का परमाणु की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसीलिए समीकरण को क्या करना होता है? परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए क्या करना आवश्यक होता है? समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये जान दीजिएगा सब लोग। तो यहां मैं इसका ये क्वेश्चन है, मान लीजिएगा आपका, मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं। द्रव्यमान संरक्षण, ये नियम है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा अभिक्रिया के बाद बने, आफ्टर और बिफोर, अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद। भाई अभिक्रिया के पहले क्या होता है? अभिकारक होता है, और जब अभिकारक अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनता है? उत्पाद। तो इस नियम के अनुसार अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अतः दोनों तरफ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अतः दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को, अतः दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अतः दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए या बराबर करने के लिए, संतुलित नहीं लिखिए यहां, बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये ध्यान दीजिए, यही द्रव्यमान संरक्षण नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है, निश्चित होता है। और इसी चीज को बराबर करने के लिए, अतः दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए ही, परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण को क्या करना आवश्यक होता है? संतुलित करना आवश्यक होता है। मैं एक इक्वेशन लेता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं। जैसे ये है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया की जाए कार्बन डाइऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड ये है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर इन दोनों की अभिक्रिया की जाती है तो बनता है CaCO3। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो ये आपके सामने बना है, इसी को कहते हैं खड़िया या चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें अगर आपको देखा जाए तो मैं इस चीज को प्रूव करने जा रहा हूं कि कैसे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस चीज को अब आप ध्यान दीजिए।
अगर इस चीज को आप देखना चाहते हो कि परमाणुओं की संख्या कैसे बराबर होनी चाहिए, तो सभी को अणुभार निकालना आना चाहिए। अगर जितने बच्चे हैं, मैंने अणुभार निकालना सिखाया भी है, परमाणु भार को रख दीजिए तो अणुभार आ जाएगा। जैसे देखिए कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 16, 8 होता है परमाणु भार, जस्ट 2 8 दूनी 16। तो अब ये हो गया, इसका टोटल मिलाकर के कितना हो गया 46। इसका अगर निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12 और इसका 16, तो 16 गुणे 2, और इसका अगर आपको टोटल मिल गया तो कितना मिल गया, ये 16 दूनी 32 और 32 8 ये 44। अब आप देखिए ये आपको मिल गया 46, 40 ये हुआ और 40 46 नहीं मिलेगा भैया, 40 ये 40 हुआ और ये 16 है ना, ये तो 10 50 ये 56 मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ हो जाएगा 56 और ये 44। अब आप देख लीजिए, अभिकारक के एक अभिकारक का 56 है और दूसरे का कितना है 44। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको ये देखिए, ये 6 4 10 और 5 4 9 1 10, मतलब कुल द्रव्यमान कितना मिल गया आपको 100। कुल द्रव्यमान कितना मिल गया आपको 100। अब ये ध्यान दीजिए, कुल द्रव्यमान बराबर 100, ऐसे लिख दीजिएगा, कुल द्रव्यमान बराबर कितना मिल गया 100। और अब चलिए उस तरफ, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखिएगा। देखिए इसका निकालने के बाद ये 40 आया और ये 16, तो ये आप ऐड करिए तो 56 आया। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32 और 32 12 कितना हो गया ये 44। और कुल द्रव्यमान कितना आ गया आपको, ये कुल द्रव्यमान मतलब पूरा अभिकारक का निकालेंगे तो ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा कितना 100। अब यहां पर भी आइए, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और इसका होता है 16, तो 16 गुणे 3। अब आप और ऐड कीजिए तो ये हो गया 40 और ये प्लस 12 और ये 16 48, आपको ये भी कितने देखने को मिला 100। अब आपको हम यही कहना चाहते हैं, देखिए अभिक्रिया के पहले कुल द्रव्यमान 100 ग्राम था मान लीजिए, और अभिक्रिया के बाद भी कितना है 100 ग्राम है। तो अब जब दोनों तरफ बराबर है तो यही तो समीकरण क्या है, संतुलित है। और आप देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस होगा, ये यहाँ एक कैल्शियम, यहाँ एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन 2 2 1 3 2 1 3 यहाँ है, और एक कार्बन एक कार्बन। तो यही चीज को पूरा करने के लिए ही समीकरण को क्या करना आवश्यक होता है, संतुलित करना आवश्यक होता है। तो मेरी बात को आप एकदम विधिवत तरीके से समझ गए होंगे कि समीकरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक होता है। और अब हम आपको बताएंगे कि समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है। और समीकरण को संतुलित करने की जो आपके यहाँ एकदम सीधी सीधी सी विधि है, उस विधि को हम लोग कहा करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि कहा करते हैं। उस इक्वेशन के द्वारा हम समीकरण को आपको संतुलित करना सिखाएंगे। तो अब आप लोग हेडिंग लिखिए, समीकरण को संतुलित करना। ये बात समझ में आ गई? देखिए जो ये रासायनिक इक्वेशन होता है, इसको बैलेंस करने की कई विधियां हुआ करती हैं। हर लेवल पर अलग अलग विधियों को आपको क्या किया जाता है, समझाया जाता है। जैसे अभी आप हाई स्कूल लेवल पे हो तो यहाँ पे हाई स्कूल लेवल पे तो एकदम सीधी सीधी सी होती है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि से हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। और आगे चल करके जब हम इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जब हमारा वीडियो आएगा तो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या द्वारा विधि को हम समीकरण को संतुलित करते हैं। और एक होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि।
तो कुल तरीके से अगर देखा जाए तो समीकरण को 3 विधियां हैं जिससे बैलेंस किया जा सकता है। एक है हिट एंड ट्रायल विधि, जो हाई स्कूल लेवल पे है, वही आपको हम पढ़ाएंगे भी, और ऑक्सीकरण विधि जो है वो इंटरमीडिएट में है, और आयन इलेक्ट्रॉन विधि भी वो भी इंटरमीडिएट में ही है। तो यहाँ पे जो आपका लेवल है उसे आप लोग यहाँ पर पढ़ें, और यहाँ पे जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज वो है आपकी हिट एंड ट्रायल विधि। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण को निम्न विधियों द्वारा संतुलित किया जाता है। नंबर 1 यही विधि ही है, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या लिखा मैंने? हिट एंड ट्रायल विधि। सबसे पहली चीज तो आप यही जान लीजिए कि इसको हिट एंड ट्रायल विधि क्यों कहते हैं। इसे हिट एंड ट्रायल विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, अभिकारक और उत्पाद की तरफ जो संख्या बराबर करते हैं उसमें बार बार एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है, या इसको कह सकते हो इस समीकरण को संतुलित करते समय परमाणुओं में एक निश्चित गुणांक से गुणा किया जाता है या गुणा करते हैं, और फिर अगर वो बैलेंस नहीं तो उसको हम मिटा दिया करते हैं। मतलब पहले तो उस पर गुणा करेंगे और फिर चेक करेंगे कि बैलेंस हुआ कि नहीं, और अगर नहीं बैलेंस हुआ तो फिर हम दूसरे तरीके से फिर उसको हटा करके मिटा करके फिर बैलेंस किया करते हैं। इसीलिए इस विधि का क्या नाम हुआ करता है, हिट करो और ट्रायल करो। पहले आप गुणा कीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं, और अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो फिर दूसरी संख्या लगाइए, एकदम सीधी सी। इसलिए इसको हम लोग जांच एवं त्रुटि विधि भी कहते हैं, या अनुमान विधि भी के नाम जाना करते हैं। आप एज्यूम करके क्या कीजिए, लगाइए। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको 9th लेवल में ही क्या किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी जाती है कि कैसे समीकरण को क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले लिख रहे हैं, इस विधि में समीकरण को संतुलित करते समय परमाणुओं में एक निश्चित जूम मानकर एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है, और यदि समीकरण बराबर नहीं हुआ तो उसे मिटा दिया जाता है। अतः इसे हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। ओके, थैंक यू। अब कल आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे।